तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मैथज के चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई ने जो साल 2020-2021 के लिए जो पेपर इशू किया है, सैंपल पेपर, आज हम उसका डिस्कशन करेंगे। उन्होंने पेपर के साथ में मार्किंग स्कीम भी डिस्कस की है, पैटर्न में कुछ चेंज किया है। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में पेपर में क्या चेंजेस आए हैं। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो तैयारी तो आपको करनी ही है, पढ़ना तो आपको है। जितना सिलेबस आपको इस बार रिड्यूस करने के बाद दिया गया है, कहा गया है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। बट होगा क्या कि पैटर्न चेंज करने से होता यह है कि मान लीजिए कोई सवाल पहले शायद 2 नंबर का आता था, तो अब वो 1 नंबर का आएगा। ठीक है, बस इस तरह के चेंजेस किए गए हैं। तो बस हमें वही जानना है, वही हमें समझना है, और अगर कोई नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है तो वो भी हमें देखना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आ, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा ओल्ड और न्यू जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है, वो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। जो पहले आपका पैटर्न था वो क्या था कि आपके पास में 1 नंबर के 20 सवाल बनते थे, 2 नंबर के 6 सवाल बनते थे, 4 नंबर के 6 सवाल बनते थे, और 6 नंबर के 4 सवाल बनते थे। इस तरह से टोटल 80 मार्क्स का पेपर बनता था, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो बनते थे वो 36 बनते थे। अब बात ये आती है कि अब इस बार जो चेंजेस किए गए हैं वो ये हैं कि 1 2 4 6 के जगह पर 1 2 3 5 का पैटर्न किया गया है। पहला चेंज ये कि 1 2 4 6 के जगह 1 2 3 5 का पैटर्न यूज करने वाले हैं सीबीएसई वाले। उसमें भी आपके जो 1 नंबर के सवाल हैं वो पहले आपसे कितने पूछे जाते थे, 20। अब पूछे जाएंगे 16 + 8। 16 + 8, ये 16 + 8 को अलग अलग क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसमें जो 8 क्वेश्चंस हैं वो आपके केस स्टडी के हैं। अब ये केस स्टडी क्या है ये हम अभी आगे देखेंगे। बट इसमें भी एक्चुअली में आपसे क्या होगा कि जो 16 क्वेश्चन हैं वो सिंगल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही आसान आसान अलग अलग चैप्टर्स के, और वो एक एक नंबर के सवाल होंगे। और जो दूसरा जो पैटर्न होगा उसमें, जिसमें आपसे टोटल 10 सवाल पूछे जाएंगे, 2 केस स्टडीज होंगी। उन 2 केस स्टडीज में दोनों में 5 5 सवाल पूछे जाएंगे। बट उसमें से आपको करने केवल 4 4 हैं, इसलिए यहां पर 4 और 4 8 इनका टोटल लिखा गया है। बट उसमें आपके पास टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे दोनों केस स्टडीज में वो 5 5 रहेंगे। आपको उनमें से कोई 4 करने रहेंगे। ठीक है, चलिए 2 नंबर के आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे, 3 नंबर के 7 सवाल पूछे जाएंगे, 5 नंबर के 3 सवाल पूछे जाएंगे। इस तरह से टोटल 44 क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहां पर एक डर बच्चों के अंदर आता है कि सर एक्चुअली में जो पहले सवाल पूछे जाते थे वो 36 थे और अभी 44 हैं, तो क्या हमें डरना चाहिए? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। थोड़ा बहुत फर्क आया है। अगर आप देखें तो केस स्टडी जो आपकी बढ़ाई गई है 8 क्वेश्चन, उसकी वजह से 36 और 44 का चेंज आ रहा है। और वो सिर्फ देखा जाए तो 2 क्वेश्चंस हैं। एक आपको किसी के बारे में जानकारी दी जाएगी, किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में कोई एक थ्योरेटिकल सवाल पूछा जाएगा केस स्टडी के फॉर्म में। आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, और उसको पढ़ने के बाद आपको उसके नीचे जो 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आपको ऊपर आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा उसके बेसिस पर आपको उसके जवाब देने होंगे। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, इसको इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया है क्योंकि इस तरह के पैटर्न आप जब आगे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो वहां पर इस तरह के पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा यूज टू हो जाएं, आप आगे चलकर इस तरह के पैटर्न पहले से देख लें, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अभी यहां पर आपको नेक्स्ट पेज पे जो दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा, वो है आपका जो इंटरनल चॉइसेस पहले मिलते थे और अभी जो मिलेंगे उसके बारे में यहां पर आपको समझाया गया है। तो पहले आपके पास में 1 नंबर में 3 चॉइसेस रहते थे, नंबर ऑफ चॉइसेस जो मिलते थे आपको वो 3 मिलते थे। 2 नंबर में 2 चॉइसेस मिलते थे, 4 नंबर में भी 2 और 6 नंबर में भी 2, यानी कि टोटल पहले आपको 9 क्वेश्चंस का चॉइस मिलता था। मगर अब जो न्यू पैटर्न है उसमें आपको टोटल 13 प्लस केसेस में जो आपको चॉइस मिल रहा है, यानी कि चॉइसेस बढ़ गए हैं, क्वेश्चंस भी बढ़ गए हैं,
तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर 4 का फर्क पड़ रहा है प्लस केसेस का फर्क पड़ रहा है तो क्वेश्चन भी तो बढ़ गए। तो यहां पर एज सच कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। मगर यहां पर एक नंबर में आपको जो चॉइसेस मिलेंगे वो 5 प्लस केस स्टडीज के जो चॉइसेस हैं। केस स्टडीज में टोटल 5-5 दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे केस स्टडीज में, 5-5 क्वेश्चन वाले, और उसमें आपको कोई भी 4 करने होंगे तो वो एक अलग मैंने लिख दिया है। और जो टोटल 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपको 5 चॉइसेस मिलेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि टोटल 16 क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चन में आपको चॉइस देगा, कुछ क्वेश्चन में चॉइस आपको नहीं देगा। हर क्वेश्चन में चॉइस मिले आपको ऐसा जरूरी नहीं है, ये यहां से क्लियरली हमें समझ में आता है। 2 नंबर में देखें तो हमें 3 चॉइसेस मिलेंगे, 3 नंबर में हमें 2 चॉइसेस मिलेंगे, और 5 नंबर में हमें सिर्फ एक चॉइस मिलेगा। 5 नंबर के सवाल में हमें सिर्फ एक चॉइस मिलेगा, जहां पर हम सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। बट ठीक है, करते हैं, आगे बात करते हैं इसके बारे में। चलिए, अब हम देखते हैं हमारे पेपर को। पेपर में जैसे कि आपका जो टोटल टाइम अलॉट है पेपर के लिए वो 3 घंटे का समय है। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 80 मार्क्स हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस कैसे हैं वो एक बार देख लेते हैं। This question paper contains two parts, A and B. Each part is compulsory. Part A carries 24 marks and Part B carries 56 marks. तो 24 प्लस 56 टोटल 80 मार्क्स का पेपर बनेगा। पार्ट ए से आपको 24 नंबर मिलने वाले हैं और पार्ट बी से आपको 56 नंबर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, पार्ट ए जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, पार्ट बी जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। बोथ पार्ट ए एंड बी हैव चॉइसेस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट ए के बारे में देखते हैं। पार्ट ए के बारे में क्या लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस 1 एंड 2। कैसे? 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 वाला। तो सेक्शन 1 में क्या होगा? 16 क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक एक नंबर में सवाल पूछे जाएंगे। सेक्शन 2 में क्या होगा? इसमें 2 केस स्टडीज होंगे। ईच केस स्टडीज में आपके 5-5 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको उनमें से कोई 4 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी की बात करते हैं, जहां से आपको 56 मार्क्स मिलने वाले हैं। पार्ट बी में आप देख रहे होंगे कि पार्ट बी में इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इसके अंदर 3 सेक्शन आएंगे। पहली चीज, तीसरे सेक्शन में जो इसका पहला सेक्शन है पार्ट बी का, जो पूरे पेपर में सेक्शन थर्ड कहलाएगा, उसमें आपके टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। फोर्थ सेक्शन जो होगा उसमें आपसे 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। फिफ्थ सेक्शन जो है उसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर सेक्शन जो होगा वो 5 नंबर का होगा। ठीक है, और आपको मालूम है कि 5 नंबर वाले में आपको एक चॉइस मिलेगी। Internal choices is provided in 3 sections, 3 questions of section 3, 2 questions of section 4 and 3 question of section 5। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जो आपके सेक्शन 3 है उसमें आपको 3 क्वेश्चन का चॉइस मिलेगा, सेक्शन 4 में 2 क्वेश्चन का आपको चॉइस मिलेगा और सेक्शन 5 में आपको 3 क्वेश्चंस का चॉइस मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल पे आते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि चेक वेदर द फंक्शन रिलेशन आपको दिया गया है r टू r डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज 1 और नॉट। तो प्योरली फंक्शन पर आधारित सवाल है कि फंक्शन 1 है या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें और लिखा है, यानी कि इसमें चॉइस है, तो इसमें चॉइस क्या लिखा है कि हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर पॉसिबल इन ए सेट ए हुज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 3। तो कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं, पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं, वो ये आपसे पूछा गया एक नंबर में। यानी कि आपके सेम यूनिट के चैप्टर्स में ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि अगर आप वो यूनिट पूरा पढ़ते हैं तो जो चॉइसेस हैं वो कहीं ना कहीं उसी में से रहेंगे, तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, रिलेशन सेकंड क्वेश्चन आपसे बोला गया है, रिलेशन आर इन एस इज इक्वल टू 1 2 3 इज डिफाइंड एज आर 1 1 1 2 2 2 3 3 विच एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन आर बी रिमूव टू मेक आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि ये भी प्योरली रिलेशन पर बेस्ड सवाल है। तीसरा क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है कि ये भी पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन है। उसमें जो ऑप्शन मिला है वो इक्विवेलेंस रिलेशन या इक्विवेलेंस क्लासेस पर डिपेंड करता है।
चौथा सवाल आपका मैट्रिसेस पर है, फिफ्थ सवाल भी मैट्रिसेस पर है, बट फिफ्थ सवाल में आपको ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, सिक्स सवाल जो है वो भी मैट्रिक्स का है, ओके। यानी कि मैट्रिक्स से कुल मिलाकर आपको 4, 5 एंड 6 तीन सवाल मिल रहे हैं, और इसमें एक सवाल ऐसा था जिसमें आपके पास ऑप्शन था, चॉइस था। सेवन सवाल आप अगर आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो इसमें आपको इंटीग्रेशन दिख रहा है, बट इसमें एक खास बात है कि एक जगह डेफिनेट इंटीग्रेशन है और एक जगह इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। दूसरा सवाल जो 8 नंबर का है इंटीग्रेशन से जो पूछा गया है वो एरिया पर पूछा गया है। 9 सवाल जो है वो साफ साफ दिख रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का है, मगर उसमें आपको चॉइस मिला है। तो एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, दूसरा आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस सवाल है, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा कि फंक्शन रिलेशन का सवाल, फिर आपने देखा मैट्रिसेस का सवाल, फिर आपने देखा इंटीग्रेशन पर बेस सवाल, डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस सवाल। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालना है, वेक्टर पर सवाल देख रहे हैं। 11 वाला सवाल भी जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर पर बेस सवाल आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो ये भी वेक्टर पर है, 13 भी वेक्टर पर है, 14 जो है वो हमारा 3D पर सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो 13 और 14 दोनों ही आपसे 3D के सवाल पूछे गए हैं, यानी कि 3D के सिर्फ 2 सवाल हैं इस सैंपल पेपर में। आपको इसमें यह देखना है कि क्या हर एक चैप्टर का सवाल पूछा गया है और क्या चॉइसेस हमें दिख रहे हैं, हमें मिल रहे हैं। क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको लगभग सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, आप कुछ छोड़ नहीं सकते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अच्छा हम ये छोड़ दें तो चॉइसेस रहेंगे तो हम देख लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बट पेपर जो है वो टफ नहीं होने वाला है। सवाल आप देख रहे होंगे, अगर आपकी प्रिपरेशन चल रही है तो आप देख पा रहे होंगे कि सवाल कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। फिर उसके बाद 15, 16 को अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों ही सवाल प्रोबेबिलिटी के हैं, जिसमें से एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड दिखता है हमें। सेक्शन 2 पे आते हैं जिसमें हमारे पास दो केस स्टडीज हैं। इसमें 17 टू 21 और 22 टू 26 ये नंबर दिया है, और ये इसमें हर एक सवाल जो एक नंबर का पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चंस रहेंगे दोनों में, आपको कोई भी 4 करने होंगे, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको, an architect designs a building for a multinational company. The floor consists of a rectangular region with semicircular ends having a perimeter of 200 meter as shown below, ठीक है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आप देख रहे हैं कि कैसे 4 सवाल पूछे। ये पहला सवाल है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। इसमें से आपको करने केवल कोई 4 हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी केस स्टडी देखते हैं। यहां पर लिखा है इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉइज विनय, सोनिया एंड इकबाल प्रोसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ ए सर्टन फॉर्म। विनय प्रोसेस 50% ऑफ द फॉर्म्स, सोनिया प्रोसेस 20% एंड इकबाल द रिमेनिंग 30% ऑफ द फॉर्म्स। तो कुछ प्रोबेबिलिटी पर बेस सवाल भी है इसके नीचे अगर आप देखें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो ये सवाल जो है ये टोटल प्रोबेबिलिटी का है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आप बहुत अच्छे से पढ़ें, इसके ऊपर एक केस स्टडी बन के आ रही है, यानी कि 5 में से 4 करने, यानी कि आपके पास 4 नंबर यहां से बन रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, पार्ट बी पे आते हैं जहां से हमें 56 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसमें ये तीसरा, चौथा और पांचवा सेक्शन इसके अंदर आएगा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके बाद फिर आपको क्वेश्चन नंबर 20 मैट्रिक्स पर बेस सवाल है जिसमें आपको चॉइस मिला है। 21 जो है वो फंक्शन पर बेस सवाल है, कॉन्टिन्यूटी पे बेस सवाल है। 22 जो है वो टेंजेंट एंड नॉर्मल में नॉर्मल पर बेस सवाल है। 23 आपका डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पर बेस सवाल है। फिर आप देख रहे हैं 24 में आपको पैराबोला पे, मतलब कि एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन वाला जो टॉपिक है उससे सवाल पूछा गया है। 25 डिफरेंशियल इक्वेशन। 26 आपसे पूछा गया है वेक्टर्स पर बेस्ड सवाल। 27 भी वेक्टर्स पर बेस्ड है। 28 जो है वो प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, आप देख रहे होंगे प्रोबेबिलिटी कई जगह आया है, केस स्टडी में भी देखने को मिला था और अभी यहां देखने को मिल रहा है, और इसमें चॉइसेस हैं, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 4 की बात करें, सेक्शन 4 में आपके पास में
ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी इन केस ऑफ इंटरनल चॉइसेस अटेम्प्ट एनी वन, है ना। अगर इंटरनल चॉइसेस हैं तो उनमें से कोई एक करना है और सभी सवाल कंपलसरी हैं। 29 नंबर पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि वो रिलेशन पर बेस्ड सवाल है। आपको बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। हमने क्लासेस में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे कई सवाल किए हैं। खुद से खुद का रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव है, ए से बी का रिलेशन है तो बी का ए से रिलेशन होना चाहिए, ए से बी का रिलेशन है, बी का रिलेशन सी से है तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए अगर वो ट्रांजिटिव होना चाहता है तो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको डिफ्रेंशिएशन का सवाल दिख रहा है आपको, ठीक है। ई टू द पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर एक्स का आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। 31 क्वेश्चन जो है वो आपका डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर है। तो आपने क्वांटिटी का सवाल देखा, डिफरेंशियबिलिटी का सवाल भी आपको दिख रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर बेस सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। इसके बाद आपको 31 पे ऑप्शन मिल रहा है, तो 31 में जो ऑप्शन है वो भी डिफरेंशिएशन का सवाल है, बहुत बढ़िया। 32 में सवाल जो है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, बहुत ही आसान सवाल होते हैं। 33 में फिर से देखिए इंटीग्रेशन पर बेस्ड सवाल आपको मिल गया। 34 पे देखिए एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व के बहुत सारे सवाल मैंने ऑब्जर्व किया है, मुझे दिख रहे हैं। तो इसका मतलब आपको इन सब चैप्टर पे बहुत ध्यान देना है। इंटीग्रेशन के सवाल भी मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको जो एरिया वाला जो टॉपिक है उसमें चॉइसेस मिले हैं। बात करते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन पे, डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है। सेक्शन 5 पर आते हैं, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस पर बेस्ड सवाल है, 5 नंबर का सवाल है, क्लास में ये सवाल करवाया गया है। इसमें चॉइस भी आपको मिल रहा है और मेरे ख्याल से मैट्रिक्स अगर गिवन है तो ए इनवर्स निकालना और इक्वेशन को सॉल्व करना, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना, ये क्लास में हमने सीखा हुआ है। और दो मैट्रिक्स अगर आपको दिए तो उसका प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो, बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। 37 की बात करें तो वेक्टर पर सवाल है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है आपको और उसमें आपको ऑप्शन दिया है फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल है, मेरे ख्याल से सैंपल पेपर को देख के ऐसा फीलिंग तो नहीं आ रही कि कठिन है, ठीक है। और अब सबसे ज्यादा जो शायद आप लोग के मन में आ रहा होगा, इंतजार कर रहे होंगे कि एलपीपी का सवाल नहीं दिख रहा था अभी तक। ये 38 नंबर पे आपको एलपीपी का सवाल मिल रहा है जिसमें आपको चॉइस मिल रहा है, ठीक है। तो पहला सवाल आपने देखा, दूसरा सवाल इस तरह से आपसे पूछा गया है, ओके। अब इसके आंसर्स भी हैं, ठीक है, इसके आपको मार्किंग स्कीम भी बताई गई है पेपर में। तो यहां पर आपको ये समझना है कि आप किस तरह से अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे। सैंपल पेपर जब सीबीएसई इंट्रोड्यूस करता है तो आपको ये चीज समझने के लिए करता है कि आप उसके सोल्यूशन को देखें कि आपको जब पेपर करना जाना है तो आपको अपने सोल्यूशन में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करनी है। एक बच्चा जब सवाल सॉल्व करता है तो कभी कभी एक आध स्टेप वो गायब कर देता है। इस बात का ध्यान रखने के लिए कि आप ये देखिए इस सैंपल पेपर में कि आपको किन किन स्टेप्स को जरूरी है लिखना ताकि आपको सारे नंबर मिल जाएं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप सोल्यूशन कर रहे हैं, आंसर भी आपका सही आ रहा है, बट आपने कुछ नेसेसरी पॉइंट्स हैं वो आपने मेंशन नहीं किए, बताए नहीं, इस वजह से आपके आधे नंबर एक नंबर कट जाते हैं, ठीक है। और अगर सवाल बहुत कम नंबर का हो तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने समझाया है कि किस तरह से आपको अपने आंसर्स को रखना है, ठीक है। ये जो आपने पेपर देखा है ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको पेपर पैटर्न मैंने सारा डिस्कस कर लिया। मेन पर्पस यहां पर पेपर डिस्कस करना नहीं था, पेपर का पैटर्न देखना था। आपने अगर ऑब्जर्व किया हो कि लगभग सभी चैप्टर से सवाल पूछे गए हैं। कुछ चैप्टर से अगर एक सवाल पूछा गया है जैसे कि एलपीपी से तो वो सवाल भी 5 नंबर में पूछा गया है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी के अगर हमें एक केस स्टडी देखने को मिली जिसमें हमें 5 में से 4 सवाल करने हैं एक एक नंबर के, तो 4 नंबर वहां से मिल रहे हैं। आगे भी मैंने प्रोबेबिलिटी के सवाल देखे हैं तो प्रोबेबिलिटी का वेटेज थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। इंटीग्रेशन के आपको सवाल कई जगह दिखे होंगे, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के। तो कहने का मतलब ये कि लगभग सभी चैप्टर्स को कवर किया गया है। हालांकि ये सैंपल पेपर है, सिर्फ ये
आपको ये समझाने के लिए कि हर चैप्टर से किस लेवल तक के किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, सॉल्यूशन आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है, बट आपको ये भी समझाने के लिए सैंपल पेपर इंट्रोड्यूस किया जाता है कि आप ये समझ सकें कि आप कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे, आपको सभी चैप्टर पढ़ना है। अगर आप कोई भी चैप्टर छोड़ेंगे, तो अगर इस तरह से उन्होंने चॉइस में रखा है सवाल को, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है अगर आपने कोई चीज़ छोड़ दी। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो समझाया वो आपको समझ में आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे भी इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए जिससे कि आपको टाइम से नोटिफ़िकेशन मिल जाए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले बार मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।